सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ओके, समझो। 1920 तक ऐसा माना जाता था कि एटम केवल दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स थे, राइट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, ओके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, राइट। और प्रोटॉन का मास कितना है? प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन। तो एक एटम का जो मास है वो केवल प्रोटॉन के मास से बना है, ओके। तो हम इस पॉइंट को पहले नोट कर लेते हैं। सो until 1920 atom was supposed to consist of only two fundamental particles called electrons and protons. Since the mass of electron कितना था? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम is negligible as compared to the mass of proton, और प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो एक एटम का जो मास था वो पूरा प्रोटॉन के मास के बराबर माना जाता था, ओके। द एंटायर mass of atom was regarded as the mass of proton, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने 1920 में ऑब्जर्व किया कि केवल हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी एटम के मास को केवल प्रोटॉन के मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हीलियम एटम ले लिया, राइट। तो हीलियम एटम में प्रोटॉन्स 2 है और इलेक्ट्रॉन्स ये भी 2 हैं, राइट। तो रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि इस हीलियम एटम का जो मास होगा वो कितना होगा? 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका जो मास है वो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आ रहा है, राइट।
अब ये तो पता था कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, तो ये 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कैसे आ रहा है? ओके, तो रदरफोर्ड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेडिक्ट किया कि ज़रूर हीलियम के न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल भी है, ओके, जिसका चार्ज न्यूट्रल है, राइट, क्योंकि प्रोटॉन तो हो गए पॉजिटिवली चार्ज, ओके, तो उसने बोला कि एक और पार्टिकल है न्यूक्लियस में जिसका चार्ज न्यूट्रल है और जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, तभी तो ये 4 टाइम्स बन पा रहा है, ओके। और उसने ये भी कहा कि हीलियम के न्यूक्लियस में ऐसे 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ओके। तो रदरफोर्ड ने पहले ही एक प्रेडिक्शन दे दिया था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा और भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, इस पार्टिकल का जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, ओके, और इस पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, ओके। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं। रदरफोर्ड observed that except of hydrogen atom, the atomic mass of no other atom, okay, could be explained in terms of only प्रोटॉन, राइट। और इसने इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिया? उसने हीलियम का एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम, ओके। ये जो हीलियम एटम था, इस हीलियम एटम में प्रोटॉन्स जो थे वो 2 थे, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो भी 2 थे, राइट। तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन that mass of helium should be 2 into mass of proton, right। और उसने ऑब्जर्व क्या किया? एक्चुअली उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मास ऑफ helium is 4 times the mass of proton, right। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने क्या प्रेडिक्ट कर दिया? उसने बोला कि ज़रूर इस एटम के न्यूक्लियस में कोई और भी पार्टिकल प्रेजेंट है, ओके। सो Rutherford solved the problem by predicting that the nucleus of an atom consists of some other particles also. These particles are, कैसे थे ये?
न्यूट्रल थे, ओके, नो चार्ज, राइट। और इनका जो मास था वो प्रोटॉन के मास के बराबर था। दे हैव मास इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। और रदरफोर्ड ने और क्या कहा कि हीलियम के न्यूक्लियस में ऐसे दो पार्टिकल प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेन टू सच पार्टिकल्स। ओके, इतना बोल के रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को आगे प्रोसीड कर लिया। ओके, अब रदरफोर्ड का ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम था जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने फिर इस चीज़ को आगे प्रोसीड किया और उसने फिर इस न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी की। ओके, तो कैसे उसने डिस्कवरी की हम समझ लेते हैं। जेम्स चैडविक ने 1932 में एक बेरिलियम फॉयल पे फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया। ओके, सो in 1932 James Chadwick bombarded माने हिट कराया। ओके, bombarded फास्ट मूविंग alpha particles on beryllium foil, राइट। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेज कॉल्ड गामा रेज बाहर निकल रही हैं, राइट। और ये जो गामा रेज थी दे कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। ओके, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेज called gamma rays consisting of neutral particles were produced। ओके, तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक लेड का ब्लॉक लिया इस तरह से और इस लेड के ब्लॉक में उसने एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स प्लेस कर दिया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज ब्लॉक ऑफ लेड, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से ऐसे बाहर निकले और ऐसे निकलने के बाद ये इस बेरिलियम के शीट से टकराए। ये क्या है, बेरिलियम शीट, बेरिलियम शीट। और टकराने के बाद ये यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी हुई थी, यहाँ पे इन्होंने सिंटिलेशंस प्रोड्यूस किए जैसे हमने रदरफोर्ड के मॉडल में देखा था। यहाँ पे ऐसे
ऐसे ऐसे सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुए, ऐसे। ओके, तो ये पार्टिकल यहाँ पे जाके टकराए और ऐसे सिंटिलेशन प्रोड्यूस किया इन्होंने, राइट। ये इसका एक्सपेरिमेंट था। ओके, तो अब इससे उसको क्या पता चला, उसने देखा कि ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, इस पे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स टकराए, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, हमने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, सो 2 4। तो क्या मिला, कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन 0 1। ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, इन न्यूट्रल पार्टिकल्स का जो मास था वो कितना था, सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन, हमने अभी देखा था, राइट। तो इसका जो मास था वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, और इनका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, न्यूट्रॉन, ड्यू टू देयर न्यूट्रल नेचर, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि बेरिलियम की शीट ही क्यों ली गई, कोई और शीट क्यों नहीं ली गई। ओके, तो वाई ओनली बेरिलियम शीट was used। ओके, तो अब इसका आंसर क्या था कि 1930 तक, है ना, इसकी डिस्कवरी 1932 में की, तो 1930 तक ये पता था कि बेरिलियम की शीट पर अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर हम स्ट्राइक करवाते हैं तो न्यूट्रल रेडिएशंस निकलते हैं, राइट। अगर हम बेरिलियम की शीट पे अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाते हैं तो न्यूट्रल रेडिएशंस निकलते हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशंस हैं इनका एक्चुअली में रीज़न क्या है, ये न्यूट्रल रेडिएशंस क्या होते हैं। ओके, लोगों को यही लगता था कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशंस हैं ये गामा रेज हैं। चैडविक ने इन न्यूट्रल रेडिएशंस को आइसोलेट किया और डिटेक्ट किया। ओके, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। Why only beryllium sheet was used? Because by 1930 it was known that when alpha particles strike बेरिलियम शीट क्या निकलते थे, न्यूट्रल रेडिएशंस निकलते थे, न्यूट्रल रेडिएशंस वर इजेक्टिंग, राइट। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये न्यूट्रल रेडिएशंस हैं क्या। ओके, सो no one were knowing what are these neutral radiations. Okay, these radiations were supposed to be
क्या थे ये? अल्फ़ा रेज माने जाते थे, सपोज टू बी, सॉरी गामा रेज माने जाते थे, सपोज टू बी गामा रेज, राइट। तो चैडविक ने क्या किया, इन न्यूट्रल रेडिएशंस को आइसोलेट किया और फिर डिटेक्ट किया। चैडविक आइसोलेटेड these neutral radiations and detected them। ओके, तो अब उसने डिटेक्ट कैसे किया कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशंस हैं ये न्यूट्रल पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। ओके, तो चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने इन न्यूट्रल रेडिएशंस के पाथ में एक पैराफिन की शीट प्लेस कर दी। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या था, सेम वही चीज़ है कि मेरे पास ब्लॉक ऑफ लेड है, इस लेड के ब्लॉक में एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स रखा है, ये अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम की शीट पे आके स्ट्राइक कर रही है, और अब यहाँ पे उसने एक नई चीज़ ऐड कर दी। यहाँ पे उसने क्या किया, एक पैराफिन की शीट प्लेस कर दी, पैराफिन शीट। ओके, और यहाँ पे एज यूजुअल जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, ZnS स्क्रीन, राइट। तो अब क्या हुआ, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ये यहाँ से ऐसे निकले। ओके, ऐसे निकले ये अल्फ़ा पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया, इस बेरिलियम की शीट पे इन्होंने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पैराफिन की शीट पे आके टकराए आके, राइट। अब ध्यान से सुनो, जो पैराफिन है ये बहुत सारे हाइड्रोजन से बनती है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। पैराफिन जो है ये बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से बनती है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। तो चैडविक ने जब इन न्यूट्रल रेडिएशंस को पैराफिन पे स्ट्राइक करवाया तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि पैराफिन से यहाँ पे प्रोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। ओके, उसने क्या देखा कि पैराफिन से प्रोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशंस हैं, ओके, ये गामा रेज नहीं हो सकते हैं, राइट। ये जो न्यूट्रल रेडिएशंस हैं ये गामा रेज नहीं हो सकते हैं, ये ज़रूर ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, तभी तो ये प्रोटॉन को इस पैराफिन के शीट से डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से उसने ये डिस्कवर किया कि ये जो गामा रेज बोला जा रहा है, these rays are not gamma rays but actually they are made up of neutral particles, और इन पार्टिकल्स को फिर उसने नाम दिया न्यूट्रॉन्स। ओके, राइट। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो उसने क्या कहा, he allowed to fall the radiations coming out of बेरिलियम शीट, किस पे फॉल कराया, ऑन पैराफिन शीट। ओके, पैराफिन शीट पे स्ट्राइक करवाया। अब पैराफिन की शीट क्या है,
paraffin sheet consists of hydrogen atoms. Okay, whose nucleus have protons. राइट तो चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने बोला कि जब ये न्यूट्रल रेडिएशंस पैराफिन की शीट पे स्ट्राइक करते हैं तो ये पैराफिन में से प्रोटॉन्स को इजेक्ट करवा देते हैं. ओके, सो he observed that when these neutral radiations are falling on paraffin sheets, protons are ejected from the paraffin sheet. ओके, प्रोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं. राइट, सो he concluded that since these radiations are able to eject protons, therefore these radiations consist of particles whose mass is similar to the mass of प्रोटॉन्स. ओके, अगर उनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा तभी तो वो प्रोटॉन को इजेक्ट करेंगे. राइट, तो उसने इन पार्टिकल्स को नाम दिया न्यूट्रॉन्स. ओके, राइट, सो ही सेड दैट these radiations cannot be gamma rays. ओके, एंड फाइनली उसने क्या बोला कि they are neutral particles and he named these neutral particles as न्यूट्रॉन्स. ओके, और इस तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. ओके, तो अब हम न्यूट्रॉन को डिफाइन कर लेते हैं. राइट, सो thus definition of न्यूट्रॉन. ओके, तो न्यूट्रॉन की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. क्या है? इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल. है ना. अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाया जाने लगा. ओके, इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल
carrying no charge, कोई चार्ज नहीं होता है, and having a mass 1.675 into 10 power minus 24 gram, which is almost equal to that of hydrogen atom, right? So this is all about न्यूट्रॉन। तो आई होप आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.